Some roles are all about strategy and leadership. And today we are talking to someone who truly defines these qualities. I'm Sparsh Singh, along with me Dr. Sanjay Khandelwal, who will be discussing with none other than Mr. Abhishek Sharma, Chief Financial Officer at Zoocall. Abhishek has recently completed 5 amazing years with Zoocall. So let's start with his journey. Hello Abhishek. हेलो स्पर्श। हेलो सर। हेलो। कैसी रही आपकी जर्नी एक इंटर्न से अब सीएफओ बनने तक की? बहुत बढ़िया। एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिलना जिसके अंदर आपके लिए लगातार काम किया जा रहा हो, आपके अलावा काम किया जा रहा हो, वो ज़ुकॉल ने मुझे दी है। मैं ये मानता हूँ कि बचपन से सपना तो था कि कॉर्पोरेट में जाना है, क्योंकि मेरे अकॉर्डिंग कॉर्पोरेट एक ऐसी जर्नी है जहाँ विदाउट जेंडर, विदाउट कास्ट, रीजन, किसी भी बाइसनेस को छोड़ के सिर्फ आपके स्किल पे जज किया जाता है। तो ये एक इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट हमेशा से मेरे दिमाग में था। और जब मैंने ज़ुकॉल में ज्वाइन किया एज ए इंटर्न, उस 6 महीने के पीरियड मुझे अंदाजा हुआ कि जो ज़ुकॉल मुझे दे सकता है शायद कोई और एंटिटी नहीं दे सकती। ज़ुकॉल को ज्वाइन करने के बाद कब ये 5 साल बीत गए एहसास ही नहीं हुआ। आज भी पहले दिन की उमंग के साथ काम करने का मन करता है और लगातार कोशिश करते हैं कि एक दूसरे के लिए काम करें, अपने कलीग, अपने बॉस और अपने जूनियर के लिए काम करें। अभिषेक, एक चीज बताओगे, आपने ज़ुकॉल में ऐसा क्या सीखा, कुछ डिफरेंट, कुछ अलग सीखा हो? सर, एक बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है इंटर्नशिप। एक वर्ड जो हर जगह यूज में लिया जाता है। जनरली इंटर्नशिप के नाम पे सर्टिफिकेशंस भी इशू किए जाते हैं। ज़ुकॉल में मुझे अकाउंट्स में इंटर्नशिप मिली थी। अच्छा। मुझे अकाउंट्स का काम सिखाया गया, एचआर का सिखाया गया और एडमिन का सिखाया गया। उन 8 घंटों में किस तरीके से मैं बेहतरीन तरीके से ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम कर सकूं और खुद के लिए स्किल डेवलप कर सकूं, वो यहाँ के लीडर्स ने एंश्योर किया। तो उस आइडिया से मैं ज़ुकॉल को लगातार देख रहा था और जब मैं ये लगातार देख पाया तो मुझे लगा इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता। तो आफ्टर इंटर्नशिप फिर क्या हुआ? इंटर्नशिप के बाद कुछ समय बाद मैंने फुल टाइम एम्प्लॉय के तौर पे ज़ुकॉल को ज्वाइन किया। जब मेरी ज्वाइनिंग हुई थी मैं एज ए एग्जीक्यूटिव ज्वाइन हुआ था। एग्जीक्यूटिव से प्रमोशन होते हुए टीम लीडर, देन मैनेजर, ऑपरेशंस मैनेजर, डिपार्टमेंट हेड और उसके बाद मैं डीजीएम कंप्लायंस और एट लास्ट सीएफओ की डेजिग्नेशन पर आया। इन सभी डेजिग्नेशन पे जो ट्रांजिशन लगातार अवेलेबल था वो ट्रांजिशन था स्किल का, लीडरशिप का और रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज का। हमारे यहाँ पर जो सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हो ये नहीं है कि आपको राइट दिए जाएंगे। किसी भी प्रमोशन से पहले आपको ड्यूटीज दी जाती हैं। देखते हैं आप कर सकते हैं। अगर कोई इंसान उन ड्यूटीज को बेहतर तरीके से कर सकता है, ओवरऑल रिजल्ट ला सकता है, तो आप रेडी हैं उस रोल के लिए। मेरे को है ना, एक क्वेश्चन आ रहा था इस पर दिमाग में कि कॉर्पोरेट के अंदर फेवरिज्म भी होता है। फेवरिज्म, बायसनेस, ये तो आपने भी फील करी होगी। ऐसा ज़ुकॉल में भी होता है या नहीं होता है? सर, मेरे पूरे करियर में चाहे वो बीइंग एन इंटर्न हो या फुल टाइम एम्प्लॉय हो, मैंने कभी बाइसनेस नहीं फील की। मैंने ये जरूर फील किया है जो काम करता है उसे आगे लाया जाता है, लेकिन वो टोटली काम के बेसिस पे होता है और उसे मैं बाइसनेस या फेवरिज्म के कैटेगरी में नहीं रखता हूँ, क्योंकि जो काम करेगा उसे बेहतर मिलना चाहिए क्योंकि वो बेहतर कर रहा है। बाकी बाइसनेस जैसा कुछ फील नहीं होता। लेकिन अभिषेक, मुझे आपसे ये पूछना है कि अगर आपका ये रोल है सीएफओ का, तो उस रोल में कभी कोई चैलेंजिंग आपको कोई एस्पेक्ट लगा? स्पर्श, ये रोल चैलेंजेस से भरा हुआ है। हम कॉर्पोरेट में एक लोग ऐसे काम करने की स्टाइल जहाँ पर हर रोज नए चैलेंजेस मिलते हैं, हर रोज कुछ नया सीखने को मिलता है। कभी ऐसा नहीं हुआ कि एक दिन गया जिसमें कोई चैलेंज नहीं मिला। तो लगातार चैलेंज ही एक्चुअली हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं। कॉर्पोरेट में एक सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट मैं ये मानता हूँ कि आज मैं जिस स्थान पे हूँ 5 साल बाद उससे बेहतर ही मिलूंगा, चाहे वो स्किल के लेवल पे हो, कम्युनिकेशन के लेवल पे, किसी और लेवल पे, क्योंकि हर रोज चैलेंज के साथ सीख रहे हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपके अकॉर्डिंग एक सक्सेसफुल सीएफओ बनने के लिए हमको कौन कौन सी क्वालिटीज एक एम्प्लॉय में चाहिए होती है? मैं सबसे पहले किसी भी एम्प्लॉय के अंदर ज्वाइनिंग से पहले ऑर्गेनाइजेशन को जानने की जो कैपेसिटी होती है और जो क्वालिटी होती है वो बिल्ड होनी चाहिए। मेरे अकॉर्डिंग जहाँ भी हम पढ़ते हैं, जहाँ भी हमारी पढ़ाई चल रही है और जब हम जॉब के प्लेटफॉर्म पे आते हैं, हमें उस कंपनी के बारे में जानना चाहिए कि वो कंपनी क्या करती है, किस तरीके से काम करती है, किस एरिया में काम करती है, हमारा रेज्यूमे उसके अकॉर्डिंग अपडेटेड है या नहीं है, वो सब हमें जानना चाहिए। और एक अपडेटेड रेज्यूमे और कंपनी की सारी डिटेल्स के साथ वहाँ पर अप्लाई करना चाहिए। एक क्वेश्चन आ रहा है मेरे दिमाग में, रैंडमली आ रहा है कि ज़ुकॉल ऐसा क्या करती है कि एम्प्लॉय के अंदर उसकी स्किल डेवलपमेंट के लिए, उसकी बिहेवियर डेवलपमेंट के लिए वहाँ पे कुछ काम वगैरह होता है ज़ुकॉल में? तो इसके 2 आंसर हैं। सबसे पहला आंसर है कि ज़ुकॉल की जो पहली भावना है बीइंग एन एम्प्लॉय जो हमने फील की थी वो थी आई एम ज़ुकॉल। ज़ुकॉल में हर एम्प्लॉय को ज़ुकॉल ही माना जाता है और हर एम्प्लॉय ज़ुकॉल ही है। जब उसका विकास होगा तभी ज़ुकॉल का विकास होगा, और अगर ज़ुकॉल का विकास होता है तो हर एम्प्लॉय का विकास होगा। और दूसरा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जो मैंने देखा कि
जुकोल ने ऐसी पॉलिसीज ला रखी है अपने एम्प्लॉइज के लिए जो लगातार उनके स्किल के लिए काम करती है, चाहे वो एजुकेशन पॉलिसी हो, स्पोर्ट्स पॉलिसी हो, ग्रुप हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी हो, आपकी स्टडी की पॉलिसी, ऐसी पॉलिसीज दे रखी है जहाँ पर एक एम्प्लॉय अपना खुद का डेवलपमेंट कर सकता है और उसके लिए कोई एडिशनल चार्ज नहीं है, एडिशनल वर्किंग आवर्स नहीं है। ऑर्गेनाइजेशन चाहती है कि आप आगे बढ़े, क्योंकि आप आगे बढ़ेंगे तो ही जुकोल आगे बढ़ेगा। लेकिन कभी कभार होता है ना कि एम्प्लॉयज वर्क लाइफ बैलेंस, आपने सुना होगा ये वर्ड जो चल रहा है अभी काफी, तो उसको मैनेज नहीं कर पाते हैं, तो आप इस चीज को कैसे मैनेज करते हो? वर्क लाइफ बैलेंस पिछले 1 साल में सबसे ज्यादा सुनने वाला और बोले जाने वाला शब्द है, कॉर्पोरेट में बड़ा यूज होता है। मेरे अकॉर्डिंग वर्क लाइफ बैलेंस की डिफरेंट डेफिनेशन है, हर इंसान के अकॉर्डिंग अलग होनी चाहिए। पहली बात तो मैं ऐसा कुछ नहीं मानता कि एक इंसान का वर्क लाइफ बैलेंस दूसरे इंसान के लिए भी सही है। मेरा वर्क लाइफ बैलेंस ये बोलता है कि मैं 4 दिन 5 दिन काम कर रहा हूँ तो मैं पूरा समय उस काम को दूं। मैं जब ऑफिस में, मतलब मेरा बेसिक रूल मैं बताता हूँ, मैं ये मानता हूँ कि मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे आप मोर देन 14 आवर्स दीजिए अपने ऑफिस को। आप जब चले जाएं थर्सडे फ्राइडे में तो आप उस वर्किंग आवर्स को 10 कर दीजिए। जब आप और आगे सैटरडे में जाए तो उसको 5 कर दीजिए, संडे को और कम कर दीजिए, लेकिन 1 आवर वहां भी होना चाहिए। काम करो तो जम के करो कि आपका मन मस्तिष्क बोले कि हाँ मजा आया। और जब घर वालों के साथ रहो तो आप इतने फ्री रह सको क्योंकि आपने काम क्लोज किया है। जो 8 घंटे वाला प्रोसेस है कहीं चलता नहीं है। एक क्वेश्चन आ रहा है मेरे दिमाग में कि इतने ड्यूरेशन के बीच में आपको बहुत सारे प्रोजेक्ट असाइन हुए होंगे, बहुत सारे कमिटमेंट्स आपसे लिए गए होंगे, उनके डिलीवरेबल के बेसिस पे आपको एनालिसिस किया गया होगा कि क्या कर पा रहे हैं क्या नहीं कर पा रहे हैं। तो वो जर्नी कैसी रही थी पूरी की पूरी, क्योंकि प्रोजेक्ट तो रैंडमली कुछ भी मिल रहा होगा। प्रोजेक्ट के बाद जो जर्नी थी, मुझे लगता है वो सबसे इम्पोर्टेंट चैलेंज था। आज मैं जो हूँ वो उस प्रोजेक्ट ने बनाया। हम जब जब नए नए प्रोजेक्ट लेते थे तो हर बार थोड़ा डर लगता था कि ये काम आता नहीं है, पहली बार है, क्या होगा कैसे होगा, थोड़ा भय रहता था। लेकिन जब उस काम में अपनी टीम के साथ डूब जाते थे तो अल्टीमेटली हम सॉल्यूशन ले ही आते थे। मेरी ये कोशिश रहती है काम मिलने के तुरंत बाद काम स्टार्ट किया जाए, ताकि आप एंड पे ना वेट करें कि डेडलाइन के दिन काम स्टार्ट करें, क्योंकि वो कभी नहीं हो पाएगा। आप काम मिलते ही स्टार्ट करें, सबसे पहले दिन सबसे ज्यादा काम होना चाहिए, क्योंकि उस समय सोचना नहीं है कि बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपको है, आपको काम करना है। फिर धीरे धीरे आप सोचने के लग जाए, काम को धीरे धीरे आगे बढ़ाते जाए। और डेडलाइन से एनी हो आपको 70% टाइम के अंदर ही अपना काम क्लोज करना चाहिए। तो इस जर्नी में आपके जो सीनियर्स थे उनका क्या रोल था, और जो बाकी जो एम्प्लॉयज हैं उनके साथ में सीनियर्स का क्या रोल रहता है, उनके साथ कैसा रिलेशन रहता है उनका? स्पर्श, हमारे जुकोल में सीनियर कुछ नहीं होता है, हमारे यहाँ लीडर्स होते हैं। हर इंसान एक मेंटर एक लीडर के साथ काम करता है। वो मेंटर और लीडर डिसाइड करता है बीइंग ए मेंटर कि कहाँ आपको मेंटरशिप की जरूरत है, क्या सीखने की जरूरत है। और जब वो लीडर के रोल में आता है तो ये डिसाइड करता है कि कहाँ आपको और ऑर्गेनाइजेशन को बेनिफिट हो सकता है सेम टास्क से, सेम तरीके की वर्किंग से। ये 2 चीजें हैं जो मेंटर और लीडर्स हमें लगातार बताते हैं। मेरे केस में लीडर्स ने मुझे वो चीजें सिखाई जो मैं सोच भी नहीं सकता था। मेरा सपना क्यूबिकल में काम करने का था स्पर्श, मैं नहीं चाहता था मेरे पास कोई कैबिन हो, मैं सीएफओ बनूं। इतने बड़े सपने लेके मैं नहीं आया था, लेकिन यहाँ आके जो मेंटर्स ने विश्वास किया, जो लीडर्स ने विश्वास किया, उस वजह से मैं सीएफओ बन पाया। आज भी मैं देखता हूँ, पहले भी देखता था कि हमारे यहाँ जो लीडरशिप का रोल है वो सिर्फ इस बात तक सीमित नहीं है कि एक इंसान को काम दिया जाए, काम वापस ले लिया जाए। हमारे यहाँ लीडरशिप का जो एक गोल है वो है किस तरीके से सभी को ग्रोथ दी जाए। हमारे यहाँ लीडर को लीडर तब माना जाता है जो अपनी टीम को ग्रोथ देता है, ना कि तब जब वो खुद को ग्रोथ दे। मेरा सेम चीज आ रही थी कि लीडर्स वो होता है जो लीडर्स क्रिएट करता है, बिल्कुल। बेसिक वही है। तो उसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया अभिषेक ने। मैं जानना चाहूंगी, अगर आपको मैं बोलूं कि आपको पूरी जर्नी को एक ही फ्रेज में डिस्क्राइब करना है तो आप कैसे करोगे? स्पर्श, इसके लिए कुछ लाइनें हैं मेरे पास जो मैंने सीखी हैं। गिरते हैं शह सवारी मैदान जंग में, वो तिफल क्या गिरेंगे जो घुटनों के बल चलते हैं। अगर आपको गिरने का कहीं भी मौका मिल रहा है तो मतलब आपने लड़ाई लड़ी है। लड़ाई लड़ने से मत डरिए, क्योंकि अगर आप लड़ाई नहीं लड़ेंगे तो जिंदगी भर घुटनों पे चलना पड़ेगा। कोशिश कीजिए आप लगातार लड़े, और मैं ये मानता हूँ मैं जब जब लड़ा हूँ तब तक या तो जीता हूँ या सीखा हूँ। लड़ाई लड़ते रहिए। मुझे एक और छोटी सी चीज याद आ गई, मुझे अभी 2-3 दिन पहले पता चला था कि या तो सक्सेस होती है या लिटिल सक्सेस होती है। फेलियर नाम की कोई चीज ही नहीं होती है। तो सक्सेस और लिटिल सक्सेस, अगर कहीं लिटिल सक्सेस है तो उसको ज्यादा सक्सेस में कन्वर्ट करने का एफर्ट्स करने चाहिए। सो अभिषेक, आप कुछ कोई एडवाइस देना चाहेंगे जो नए प्रोफेशनल्स के लिए अभी आ रहे हैं, एम्प्लॉइज वगैरह? बिल्कुल स्पष्ट, मैं लगातार देख रहा हूँ आफ्टर कोविड चीज़ें काफ़ी चेंज हुई हैं। काम करने का एनवायरनमेंट चेंज हुआ है, किस तरीके से हम कनेक्ट हो सकते हैं वो भी चेंज हुआ है। नए प्रोफेशनल्स के लिए मेरी सबसे इंपॉर्टेंट एडवाइस रहेगी कि आप एक बार ज्वाइन होने के बाद पेशेंस के साथ काम कीजिए।
पहले अपनी स्किल ग्रूम कीजिए और हार्ड वर्क कीजिए, उसके बाद आप चीज़ों में आगे आइए। मैंने देखा है कि कुछ बच्चे हैं जो बहुत जल्दी काम कर लेते हैं, कुछ को समय लगता है। मेरे अकॉर्डिंग कॉर्पोरेट के लिए दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है, बशर्ते वो अपना काम खत्म करें। ये आपकी जिम्मेदारी है कि आपका काम खत्म होना चाहिए, चाहे वो 8 घंटे में हो, अगर आप स्लो हो तो 12 घंटे में। अल्टीमेटली काम खत्म होना चाहिए। ड्यूरेशन कम होती रहेगी जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे, स्किल बढ़ती रहेगी, लेकिन जो हौसला है कि काम क्लोज करना है वो पहले दिन से आएगा। अभिषेक, आपसे बात करके काफी अच्छा लगा, आपने हमारे लिए टाइम निकाला, काफी इंस्पायरिंग रहा ये सेशन एंड आई एम श्योर जो हमको व्यूअर्स देख रहे होंगे उनके लिए भी काफी इंस्पायरिंग रहा होगा ये सेशन। थैंक यू सो मच। थैंक यू अभिषेक। थैंक यू अभिषेक, थैंक यू स्पर्श। तो अभिषेक शर्मा की जर्नी हमें ये सिखाती है कि डेडिकेशन और हार्ड वर्क से हम किसी भी पोजीशन तक आराम से पहुंच सकते हैं। एक इंटर्न से सीएफओ तक की जर्नी एक परफेक्ट एग्जांपल है। तो जल्दी मिलते हैं नए चेहरों के साथ में नई चीजों के बारे में जानने के लिए। तब तक के लिए टेक केयर एंड कीप ग्रोइंग।